हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम क्लास 12th की होम साइंस की बुक का चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम बच्चों के बारे में पढ़ चुके हैं कि बच्चे क्यों संवेदनशील होते हैं और उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। हमने युवाओं के बारे में भी पढ़ा था कि युवा क्यों संवेदनशील होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि युवाओं के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। उसके बाद हम वृद्धजनों की बात करेंगे कि वृद्धजन क्यों संवेदनशील हैं और उनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम 7th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछा है युवाओं के लिए कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए कि युवाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय सेवा योजना, NSS। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम के लिए प्रेरित करना है। अब राष्ट्रीय सेवा के कौन कौन से कार्यक्रम हैं? देखो, जैसे सड़कों का निर्माण हो गया, विद्यालय की इमारत का निर्माण हो गया, गांव में तालाब आदि का निर्माण हो गया। ये सब क्या है? ये सब समाज सेवा के कार्य हैं, राष्ट्र विकास के कार्य हैं। तो इसमें युवाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुधार, जैसे वृक्षारोपण, तालाब से खरपतवार निकालना, गड्ढे खोदना, इन सब चीज़ों का हमारे पर्यावरण पे असर पड़ता है। तो इनके लिए भी जो चीज़ें होती हैं उसमें भी बच्चों को शामिल कराया जाता है। साथ ही साथ साफ सफाई के जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसमें भी इन युवाओं को, बच्चों को नहीं, युवाओं को शामिल कराया जाता है। परिवार कल्याण के कार्यक्रम, ठीक है, यहाँ पे ये परिवार कल्याण, बाल देखरेख, सामूहिक टीकाकरण, इन सब कार्यक्रमों में भी युवाओं को शामिल कराया जाता है ताकि उनके अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आए, उनको समझ में आए कि समाज के लिए उनको क्या करना है, उनकी क्या जिम्मेदारी है सोसाइटी के लिए। शिल्प, सिलाई, बुनाई और सहकारी संघों का आयोजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, जो भी ऐसे काम होते हैं जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इनके लिए कैंप ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। ठीक है। इसमें जो युवा होते हैं वही ट्रेनिंग देते हैं और युवा ही यहाँ पे ट्रेनिंग लेते भी हैं। ट्रेनिंग देने वाले थोड़े से ज़्यादा ट्रेंड होते हैं और जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो इस तरह राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए भी स्थानीय अधिकारियों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। मतलब आप अधिकारियों को भी सहायता दे सकते हो। अगर आप युवा हो तो आप अधिकारियों को भी डिफरेंट प्रोग्राम्स को चलाने में हेल्प कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे युवाओं को अपनी वैल्यू समझ में आती है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। दूसरा है राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना। ये जो योजना है ना, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना, ये नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से युवाओं को 1-2 साल के लिए राष्ट्रीय विकास में सहयोग देने के लिए रख लेती है कि आप आइए, 1-2 साल तक हमारे साथ काम करिए, नेहरू युवा केंद्रों में काम करिए और राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दीजिए। इसमें प्रौढ़ क्लबों की स्थापना, कार्य शिविरों का आयोजन, युवा नेतृत्व के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ग्रामीण खेल कूद और खेलों को बढ़ावा देने आदि के कार्यक्रम शामिल होते हैं। इसमें तरह तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं। मतलब ऐसे कार्यक्रम जिससे समाज का भला हो, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उनका भला हो। तो इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, खेल कूद कराया जाता है, खेल को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ एडल्ट लोगों के लिए क्लबों की भी स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे युवा जो हैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नेहरू युवा केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गैर विद्यार्थी युवकों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना है। तो यहाँ पे जो गैर विद्यार्थी युवक भी हैं, मतलब जो स्टूडेंट नहीं है, जो स्कूल छोड़ चुके हैं, वो लोग भी यहाँ पे योगदान दे सकते हैं। देखो हर युवा के अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो होगा। हो सकता है पढ़ाई लिखाई में नहीं तो वो खेल कूद में अच्छे हो, तो वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। जो काम के लिए शिविर चलाए जा रहे हैं जहाँ पे प्रौढ़ों के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था की जा रही है, उनको सेवा दी जा रही है, उनको हेल्थ फैसिलिटी दी जा रही है, तो वहाँ पे भी ये गैर विद्यार्थी युवक काम कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये जो सारे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं ना, ये विद्यालय नहीं जाने वाले युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। उनको साक्षर बनाने के लिए किए जा रहे हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि वो देश के विकास में योगदान दे सके, ताकि वो आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके, वो समाज के लिए उपयोगी बन सके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना और राष्ट्रीय सेवा योजना में कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय सेवा योजना में विद्यार्थियों को डायरेक्ट क्या किया जाता है, राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। लेकिन ये जो तुम्हारी राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना है, इसमें नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से युवाओं को 1 या 2 अवधि के लिए काम पे रखा जाता है। ठीक है, नेहरू युवा केंद्र अपने यहाँ युवाओं को रखते हैं, फिर उनसे ऑर्गेनाइज कराते हैं क्लब्स को, फिर उनसे खेल कूद के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलवाते हैं, ताकि युवाओं को भी अपनी स्किल्स समझ में आए, और जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, उनको फैसिलिटी भी मिल पाए। ठीक है। इसके बाद है साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन। जो एडवेंचरस वर्क होते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अनेक युवा क्लब और स्वयंसेवी संगठन पर्वतारोहियों, पैदल यात्रा, आंकड़ों के संग्रहण के लिए पड़ताल यात्रा, पहाड़ों की वनस्पतियों और जंतुओं, वनों, मरुस्थलों और सागरों का अध्ययन, तैरने और साइकिल चलाने आदि साहसिक कार्यों के लिए प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग करके इन गतिविधियों का आयोजन करते हैं। देखो, गवर्नमेंट ना फाइनेंशियल सपोर्ट देती है कुछ क्लब्स को, कुछ स्वयंसेवी संगठनों को, ताकि वो युवाओं को एडवेंचरस कामों के लिए प्रोत्साहित कर पाए। ठीक है, मतलब होता ना कि पहाड़ चढ़ने के लिए कोई ऐसी कैंप ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जो कि युवाओं को पहाड़ पे चढ़वाएगा, जो युवाओं को डिफरेंट एरियाज में ले जाएगा, जहाँ पे उनसे डाटा कलेक्ट करवाएगा, जहाँ पे उनसे उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। पहाड़ चढ़ने की स्किल, साइकिल चलाने की स्किल, तैरने की स्किल, जो भी एडवेंचरस काम होते हैं ना, वो करवाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो युवा क्लबों को और स्वयंसेवी संगठनों को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। ठीक है। इन क्रियाकलापों गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं में साहस, जोखिम लेने, सहयोगात्मक रूप से दल में काम करने और चुनौतीपूर्ण स्थितियों के लिए सहनशीलता विकसित करने को प्रोत्साहन देता है। अब ये जो क्रियाकलाप कराए जाते हैं, जैसे मान लो आप से पहाड़ चढ़वाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा ना कि कैसे ग्रुप में काम करना है, कैसे जो भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको तुरंत कैसे सॉल्व करना है, कैसे तुरंत डिसीजन लेना है। तो ये सारी चीज़ें करने में आपको योग्य बनाने के लिए गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कर रही है। ठीक है। उसके बाद है स्काउट एंड गाइड। सरकार स्काउट और गाइड के प्रशिक्षण और रैलियों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जो आपके स्कूल में भी होते होंगे, स्काउट गाइड आते हैं, लोग करवाते हैं, कुछ दिनों के लिए स्कूल में रहते हैं ये लोग। ये लोग क्या करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज कराते हैं, और इनके लिए सरकार जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। इसका उद्देश्य लड़के और लड़कियों में निष्ठा, देशभक्ति और दूसरों के प्रति विचारशील होने की भावना को बढ़ावा देकर उनके चरित्र को विकसित करना है। स्काउट गाइड क्यों कराया जाता है? ताकि बच्चों के अंदर देशभक्ति आए, उनको दूसरे की भावनाएं समझ में आए, वो दूसरों के प्रति संवेदनशील हो पाए। ठीक है, उनके चरित्र को विकसित करने के लिए स्काउट गाइड प्रोग्राम सरकार चलवाती है। यह संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देता है और समाज सेवा की भावना को भी विकसित करता है। ठीक है, हमारा शारीरिक और मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ हमारे अंदर ये समाज सेवा वाली भावना भी आती है। उसके बाद है राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम। भारत राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम में भागीदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अपने देश की विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी करने और राष्ट्रमंडल देशों में सहयोग और समझ को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करना है। यहाँ पे युवा अपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हर देश से युवा आते हैं और अपनी कंट्री के लिए कुछ करते हैं, विकास की जो भी
जो भी क्रियाएं होती हैं वो करते हैं। और आपसी समझ को इससे क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। एक कंट्री का युवा दूसरी कंट्री को समझेगा, वहाँ के लोगों को समझेगा। ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत भारत, जाम्बिया और गुयाना में युवा कार्यों में उन्नत अध्ययन के लिए 3 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये जो राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम है, इसके लिए 3 सेंटर्स बनाए गए हैं, भारत में, जाम्बिया में और गुयाना में। भारत वाला जो सेंटर है वो कहाँ पे है, वो चंडीगढ़ में है। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। इसमें देखो सेमिनार्स कराए जा रहे हैं, बहुत सारे शिविर आयोजित कराए जा रहे हैं, ताकि क्या हो, ताकि एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट के लोगों के बारे में पता चल पाए। ठीक है। कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, एक स्टेट के युवाओं का कैंप दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है, ताकि युवा दूसरे स्टेट को समझे, वहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जाने, वहाँ के लोगों के बारे में जाने, वहाँ के परिवेश के बारे में जाने, वहाँ के कल्चर के बारे में जाने। ठीक है। वहाँ पे जो भी रीति रिवाज हैं उनके बारे में जाने। तो इसीलिए ये राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कराए जा रहे हैं, कैंप्स और सेमिनार्स आयोजित कराए जा रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ठीक है। जो भी संस्था ये कैंप या सेमिनार ऑर्गेनाइज कराती है, उसको गवर्नमेंट जो है वो आर्थिक सपोर्ट देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि वृद्ध जन संवेदनशील क्यों है। देखो, हमने बच्चों के बारे में और युवाओं के बारे में पढ़ लिया, हमने उनके लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वृद्ध जनों के बारे में, कि जो हमारे एल्डरली हैं, वृद्ध जन हैं, वो क्यों संवेदनशील हैं। देखो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वृद्ध जन संवेदनशील हैं। सबसे पहला तो ये कि वृद्ध जन रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कोई भी बीमारी उनको जल्दी से पकड़ सकती है अन्य लोगों की अपेक्षा। अकेलापन और दूसरों पर बोझ बन जाने की भावना, उनके अंदर अकेलेपन की भावना रहती है। उनको लगता है कि कहीं वो अपने फैमिली मेंबर्स पे बोझ तो नहीं ना बन रहे हैं। आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। इस समय ज़्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं रहता, जिसकी वजह से वो आर्थिक रूप से अपने बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और उनको लगता है कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो दूसरों के ऊपर बोझ बने हुए हैं। एजिंग एक प्रमुख सामाजिक चुनौती बन गया है। देखो, जब एज बढ़ने बढ़ने लगती है ना, तो जो हमारे बूढ़े लोग हैं वो समाज में उतना अपना योगदान नहीं दे पाते, वो समाज से कटने लगते हैं। तो जिसकी वजह से एजिंग एक सामाजिक चुनौती भी बन गया है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में जो लोग होते हैं वो संवेदनशील ज़्यादा होते हैं। उनको हो सकता है किसी बात का बुरा जल्दी लग जाए। ठीक है। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि बूढ़े लोगों को गुस्सा हो सकता है ज़्यादा जल्दी आए, उनको किसी चीज़ का दुख हो सकता है अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा। अब है कि वृद्ध जनों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसे भी कार्यक्रम हैं जो सरकारी हैं, कुछ एनजीओज भी हैं जो कि वृद्ध जनों के लिए हैं। पंचायत स्तर पे भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, मतलब डिफरेंट लेवल पे योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले है वृद्धावस्था सदन। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे बूढ़े लोगों को भोजन दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है, उनको आश्रय दिया जाता है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था सदनों में रहने वाले ऐसे बुजुर्गों के लिए विश्राम गृह और सतत देखभाल गृह जो गंभीर रूप से बीमार हों, जिन्हें सतत उपचार, देखभाल और आराम की ज़रूरत हो। देखो, कुछ ऐसे भी बूढ़े लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, जिनको कंटिन्यूअसली केयर की ज़रूरत होती है, उपचार की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या किए जा रहे हैं, विश्राम गृह का आयोजन किया जा रहा है, सतत देखभाल गृह का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे उनकी लगातार देखभाल होती है। बुजुर्गों के लिए बहु सेवा केंद्र, जो उन्हें दिन में देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन के अवसर, स्वास्थ्य देखभाल और संगी साथी प्रदान करते हैं।
देखो, बहु सेवा केंद्र होते हैं जो कि वृद्धों के लिए होते हैं। यहाँ पे इन लोग को देखभाल दी जाती है, इनके एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था होती है, इनको दोस्त भी मिल जाते हैं वहाँ पे। तो इनको ये दिन के समय होता है, ठीक है, दिन में इनके लिए ये चीज़ें होती हैं, रात में ऐसी कोई इनकी व्यवस्था नहीं होती। दिन में ये पूरी तरह से बूढ़े लोगों को क्या करते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, जहाँ पे बूढ़े लोग कभी कभी शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाइयाँ। मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल का मतलब मोबाइल फ़ोन से नहीं है, यहाँ पे मोबाइल का मतलब है कि ऐसी देखभाल इकाइयाँ जो जगह जगह जा के देखभाल देती हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं या बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होती, तो वहाँ पे ये लोग जा जा के चिकित्सा देखभाल करते हैं, उन लोगों को दवाइयाँ देते हैं, उनका इलाज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग, पागलपन के रोगियों के लिए डे केयर सेंटर, जहाँ पे उनको दिन में देखभाल दी जाती है। अल्जाइमर के रोगियों को के लिए या ऐसे रोगियों के लिए जिनका दिमाग उतने अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उनको भी दिन में देखभाल दी जाती है। फिर है सहायता और परामर्श केंद्र। इन लोगों को सहायता भी दी जाती है, इन लोगों को परामर्श भी दिया जाता है। फिजियोथेरेपी केंद्र होता है ना, इस समय दर्द वगैरह ज़्यादा होते हैं बॉडी में, तो फिजियोथेरेपी केंद्र भी बूढ़ों लोग के लिए चलाए जा रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम में क्या किया जा रहा है, वृद्धजनों और उनकी देखभाल करने वालों को जागरूक किया जा रहा है कि वृद्धजनों को भी समझ में आए कि वो इतने भी संवेदनशील नहीं है जितना वो अपने आप को समझ लेते हैं, इतनी भी उनकी हालत बुरी नहीं है। उनको एक तरह से अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जाती है कि वो कैसे खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। और जो साथ ही जो लोग उनकी देखभाल कर रहे होते हैं उनको भी जागरूकता दी जाती है, ताकि उनको समझ में आए कि वो कैसे देखभाल करें, वो क्या करें कि बूढ़े लोग अपने आप को संवेदनशील महसूस न करें, ठीक है। बच्चों, विशेष रूप से विद्यालयों और महाविद्यालयों के बच्चों में संवेदनशीलता जगाने के कार्यक्रम, यहाँ पे बच्चों में संवेदनशीलता जगाने की कोशिश की जाती है। जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर सेंसिटिविटी लाने की कोशिश की जाती है कि वो समझे कि वृद्ध लोग उनके ऊपर आश्रित हैं और कैसे वो वृद्ध लोगों की हेल्प कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे आप हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनकी ही हेल्प कर दो, ठीक है, उनके साथ कुछ टाइम ही स्पेंड कर लो। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई जाती है बच्चों को, उनके अंदर थोड़ी सी सेंसिटिविटी लाई जाती है जो शायद समय के साथ साथ कहीं खो गई है। उसके बाद है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। अब यहाँ पे उन बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है जिनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, जिनके फैमिली में उनके कोई बच्चे नहीं होते, बच्चे हैं भी तो अगर वो फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे उनके लिए पेंशन योजना का सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे किनको पेंशन मिलती है, जिनकी उम्र 65 ईयर से ज़्यादा होती है। इनको अपना आयु प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है, साथ ही साथ निराश्रित होने का भी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। इनको ये भी बताना पड़ता है कि मेरे बच्चे नहीं हैं या अगर कोई है भी मेरा तो वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये जब प्रमाण पत्र दोनों वो देते हैं तब इनको सरकार क्या करती है, पेंशन देती है, ठीक है। इनको हर महीने कुछ पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। राज्य सरकारें अपने निजी संसाधनों से इस राशि को बढ़ा सकती हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो इस पेंशन की जो राशि है उसको बढ़ा भी सकती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के संस्थाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन में करियर बनाने के लिए आपको जिन कौशलों और जानकारी की आवश्यकता होगी उसके बारे में बताइए। अब देखो, आपने तो समझ लिया कि कैसे कौन कौन से कार्यक्रम इन लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं, मगर अगर इन कार्यक्रमों में आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको इसमें अपना करियर बनाना है, तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर इसमें आपको करियर बनाना है तो सबसे पहले स्किल्स की बात करें तो जन कौशल होना चाहिए। जन कौशल मतलब कि आपको बातचीत करनी आनी चाहिए, ठीक है। आप एक संगठन चलाने जा रहे हो तो भैया आपको डिफरेंट लेवल पे लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से बात करनी पड़ेगी।
जहाँ पे आपको उनको अपनी बात समझानी भी पड़ेगी, उनकी बात समझनी भी पड़ेगी। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होनी चाहिए ना, आपको अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे किन-किन लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले तो समुदाय और समाज, आपको डिफरेंट सोसाइटी के लोगों से हो सकता है डील करना पड़े। निजी क्षेत्र, आपको प्राइवेट सेक्टर के लोगों से बात करनी पड़े, ठीक है। आपको सरकारी अधिकारियों से प्राप्त करनी पड़ सकती है। आपको अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, आपको लोन चाहिए मान लो, तो वहाँ पे आपको अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी ना। संगठन में काम करने वाले व्यक्ति, जो भी लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं या जो भी लोग आपसे सीनियर हैं, आपको उनसे भी बात करनी आनी चाहिए। इसके बाद है प्रशासनिक कौशल। इसमें क्या होता है, देखो जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको हिसाब किताब रखना पड़ता है, व्यक्तियों की भर्ती करानी पड़ती है, स्थान का किराया देना पड़ता है, या अगर आपने कोई चीज़ किराए पे दी है तो उसका किराया लेना पड़ता है, उपकरण खरीदने पड़ते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, जो भी सामान है उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो आपके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है शैक्षिक योग्यता, कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपने कितनी पढ़ाई की होनी चाहिए। गृह विज्ञान, जिसे अन्य नामों जैसे परिवार और समाज समुदाय विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, अथवा सामाजिक कार्य अथवा सामाजिक विज्ञान की किसी अन्य शाखा में स्नातक डिग्री, आप स्नातक होने चाहिए। गृह विज्ञान में हो सकते हो, सामाजिक कार्य में हो सकते हो, या सामाजिक विज्ञान में हो सकते हो। कुछ अन्य पाठ्यक्रम, कुछ और भी पाठ्यक्रम हैं जो आप, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। कुछ और भी डिग्रीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं जो आप ले सकते हो। सबसे पहला है गैर सरकारी संगठन प्रबंधन में सर्टिफिकेट। दूसरा है युवा विकास कार्य में डिप्लोमा। तो ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी आप ले सकते हो, ताकि आप इस फील्ड में आ सको, अपना करियर बना सको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के लिए अपना निजी संस्थान खोलने की योजना बनाने वाले किसी व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे। अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो चाहता है कि वो अपना खुद का कोई संस्थान खोले, खुद का कोई प्रोग्राम स्टार्ट करे, तो आप उसको क्या सलाह दोगे, आप उसको क्या बताओगे कि इस फील्ड में क्या स्कोप है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप उसको स्कोप बताओगे। अगर वो चाहता है कि यार मैं भी इस फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ, मुझे स्कोप बताओ, क्या स्कोप है, तो आप उसको स्कोप बताओगे। सबसे पहले तो आप उससे कहोगे कि आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चुन लो, कि आपको बच्चे के लिए प्रोग्राम चलाना है, आपको बूढ़ों के लिए चलाना है, कि आपको युवाओं के लिए चलाना है। फिर उस हिसाब से आप अपना कार्यक्रम स्टार्ट करो। तो पहले, सबसे पहले अपने लक्षित समूह को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना निजी संस्थान स्थापित करें। आप अपना खुद का प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने लक्षित समूह को सेवा प्रदान करने के लिए। मतलब अपने लक्षित समूह यानी कि जो भी समूह आप चाहते हो कि आप उसको सेवा प्रदान करो, आप उसके लिए अपना खुद का कोई संस्थान खोल सकते हो। किसी प्रतिष्ठित संस्थान अथवा कार्यक्रम में प्रबंधक बन सकते हो। अपना नहीं खोलना चाहते तो दूसरे का अगर कोई कार्यक्रम है तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, मैनेजर वहाँ पे बन सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो। मौजूद कार्यक्रमों और संस्थानों में अनुसंधानकर्ता, मूल्यांकनकर्ता, प्रशिक्षक, आप जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे रिसर्चर बन सकते हो, मूल्यांकन करने वाले बन सकते हो, सुपरवाइज़र बन सकते हो। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको किसी पर्सन को एडवाइस देनी है, आपको सलाह देनी है किसी पर्सन को। तो सबसे पहले आप उसको बताओगे कि उसके अंदर क्या क्या कौशल होने चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। फिर आप उसको बताओगे कि इस फील्ड में स्कोप क्या है, ठीक है। तब आपकी एडवाइस कंप्लीट होगी। तो ये जो 11th क्वेश्चन है ना, इसका आंसर देते टाइम आप सबसे पहले स्किल्स बताओगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताओगे कि इस फील्ड में आने के लिए तुम्हारे पास क्या स्किल होनी चाहिए, तुम्हारे पास क्या क्या डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, और फिर आप बताओगे कि फिर आपके लिए इसमें स्कोप क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बताओगे उस पर्सन को। तो आंसर लिखने टाइम भी आप ये ध्यान रखना, आप पहले स्किल्स को बताओगे फिर आप स्कोप्स को बताओगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।